हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। हम लोगों ने ब्लड को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था। पहला क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट था? 55। क्लियर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंट था? 45%। क्लियर। तो हमारा प्लाज्मा वाला पोर्शन क्या था? कंप्लीट हो गया था। ये तो कंप्लीट है पूरा, आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको एनसीईआरटी से और नोट्स पूरा अच्छे से बनवा दिया आपको समझा के, है ना। अब हम लोग आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं याद करिए। ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या आ रहा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्लियर। और प्लेटलेट्स यानी कि पूरा ही प्लेटलेट्स है, पढ़ना है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर। अब चलो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला जो ब्लड सेल्स के कैटेगरी से बिलोंग करता है आरबीसी। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है पूरा बताया जाएगा। क्लियर। और एनसीईआरटी भी आज ही हम लोग कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे का आपने याद करके आया है ना, क्योंकि पीछे का याद करते चलो तो इजी लगेगा चैप्टर। लास्ट तक जब हम लोग एंड लेक्चर पे आ जाएंगे आपको बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर। क्लियर। अगर याद करते चलोगे तो ही लगेगा। आरबीसी। आरबीसी का पहले फुल फॉर्म याद रखो। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। अब ये क्या है? ये जो मैंने लिखा ये है क्या? अब जैसे मान लो तुम्हारा नाम है मोहन, अब तुम्हारे फ्रेंड बोलते होंगे रोहन, तुम्हारी मम्मी बोलती होगी सोहन। तुम हो एक ही लेकिन तरह तरह का नाम है तुम्हारा। वैसे ही आरबीसी का क्या है? इसका भी तरह तरह का नाम है लेकिन एक ही चीजें हैं सारे। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इरिथ्रोसाइट, ये तीनों नाम किसको बिलोंग करता है? आरबीसी के बारे में। क्लियर। इतना चीजें क्लियर हो गई। अभी तो हम लोगों ने टॉपिक के बारे में बस अंडरस्टैंड करा कि टॉपिक है किसके बारे में, है ना, इसके बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था, अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्लीट करेंगे, आरबीसी। क्लियर। चलो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो देखो, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी होना चाहिए पहले ये लिखो। 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। मैंने क्या लिखा? 5 to 5.5 मिलियन, मतलब पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी होना चाहिए? 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी होना चाहिए। क्लियर। समझ में आया? चलो ये वाला लाइन समझ में आया? कितना पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी होना चाहिए? 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं। एक चीज है मैं बताऊंगी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट उससे रिलेटेड बात बताई गई है। क्लियर। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, ये क्या है? डायग्राम ऑफ अ लॉन्ग बोन। ये बोन का डायग्राम है बेसिकली। अब इसके बारे में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड जो काम की चीजें है वो पढ़ते हैं। क्लियर। चलो अब ये मत करने लगा मैम बोन के बारे में अभी तो लोकोमोशन चैप्टर आया नहीं है, आप यहीं पे बता रहे हो। देखो बस मैंने बोन का डायग्राम बनाया, इतना ही समझना है। क्लियर। अब जो बता रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड उतना ही आपको जानना है। अभी उस चैप्टर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बट अभी जो बता रही हूँ उतना ही आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है। जो चीजें लिखी जा रही है सबको नोट डाउन करते जाना है। क्लियर। बोन में क्या होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब देखो,
बोन में क्या होता है, इस वाले पार्ट में होता है रेड बोन मैरो, ये एंड वाले पार्ट में होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है रेड बोन मैरो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेड बोन मैरो। क्लियर? चलो, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो। आपको ध्यान क्या रखना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए। मैं जितना बता रही हूँ उतना आप सुनते चलो। मैंने क्या बनाया, एक लॉन्ग बोन का डायग्राम बनाया, उसके एंड वाले पार्ट में क्या होता है, रेड बोन मैरो, और मिडिल वाले पार्ट में क्या होता है, बोन के येलो बोन मैरो। आप चाहो तो इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है इस वे में हॉरिजॉन्टल में तो आपको इसी वे में बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो, दिखा सकते हो। क्लियर? चलो, अब देखो इसका वर्क क्या है ये जानते हैं। रेड बोन मैरो करता क्या है, तो रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेम सेल्स। क्या नाम दे, वेट एक बार देख लेती हूँ नीचे वाला पार्ट आपको विजिबल है या नहीं है, दिख रहा है आपको? चलिए, स्टेम सेल्स पाया जाता है। मैंने क्या बताया, रेड बोन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, स्टेम सेल्स। अब ये करता क्या है, बेसिकली स्टेम सेल्स का क्या काम है। अब मैं अगेन टाइप ऑफ स्टेम सेल्स पे नहीं जा रही हूँ, है ना, कि स्टेम सेल्स कितने टाइप का होता है, क्या करता है, ये सब नहीं। जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उतना जानना है। स्टेम सेल्स क्या करता है, इट कंटिन्यूअसली डिवाइड। इसके पास क्या होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, इट हैज अ हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी। समझ में आया? स्टेम सेल्स क्या करता है, इट हैज अ हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी। अब डिवाइडिंग कैपेसिटी होने के कारण, बहुत अच्छा डिवाइडिंग कैपेसिटी होने के कारण, इसी से क्या होता है, फर्दर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? देखो मैंने क्या बताया, रेड बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स इट कंटिन्यूअसली डिवाइड, इट हैज अ डिवाइडिंग कैपेसिटी, सो इट कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड फर्दर इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, फर्दर इसके डिवाइडिंग से क्या बनता है, आरबीसी, ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है, ब्लड सेल्स वाले में आता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी से क्या बनेगा, फर्दर डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? चलो, और इसी के फर्दर फॉर्मेशन क्या चीज से होता है, प्लेटलेट्स का। अब आप ये सोचोगे कि मैम प्लेटलेट्स तो दिया हुआ है कि मेगा कैरियोसाइट से फॉर्म होता है, सेल फ्रैगमेंट से बना होता है, और आप बोल रहे हो कि स्टेम सेल्स के फर्दर डिवाइड होने के कारण फॉर्म होता है, ऐसा क्यों? है ना, क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स किससे बनता है, मेगा कैरियोसाइट से, और मेगा कैरियोसाइट जो है वो स्टेम सेल्स ही बनाता है। क्लियर? तो एक तरह से इनडायरेक्टली तो बन ही रहा है ना। समझ में आया? देखो एक बार और समझाती हूँ। प्लेटलेट्स किससे बना होता है, प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट, ये वाला पार्ट मिटा दूं, आपने फुल फॉर्म लिख लिया होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपने फुल फॉर्म लिख लिया है। चलिए इसको मिटाती हूँ, आपको समझाती हूँ अच्छे से। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप बोल रहे हो स्टेम सेल से फर्दर बनता है प्लेटलेट्स, बट प्लेटलेट्स तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो सेल फ्रैगमेंट मेगा कैरियोसाइट से बनता है ना? बिल्कुल सही है। चलो देखो, मेगा कैरियोसाइट क्या बनाता है, मेगा कैरियोसाइट क्या बनाता है, प्लेटलेट्स। क्लियर? इतना तो क्लियर है, नहीं ये तो एनसीईआरटी में भी दी गई है, ये बनाता है मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स बनाता है। अब ये जो प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट है, इसको कौन फॉर्म करता है, स्टेम सेल्स ही होता है। स्टेम सेल्स डिवाइड करके क्या बनाता है, मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट से फर्दर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेटलेट्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो स्टेम सेल्स से बन रहा है ना, है ना? क्लियर हुआ? अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
फर्दर किससे बन रहा है? स्टेम सेल से ही तो प्लेटलेट्स बन रहा है। चलिए, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। स्टेम सेल्स हैज अ डिवाइडिंग कैपेसिटी, सो इट फर्दर by dividing it further leads to formation of formed elements RBC, WBC and platelets। क्लियर? इतना चीजें क्लियर हुई। अब इसको नोट डाउन करना है आपने, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारा पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। चलिए, इसको मिटा रही हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है। एनसीईआरटी कराऊंगी तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। अगर 1-2% चीजें नहीं समझ में आ रही है, इट्स कम्प्लीटली ओके, आपको समझ में आ जाएगा। लास्टली जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, आरबीसी का सेकंड टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे, कब होता है? क्लियर? अब पहले ये लिखो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग बोलते क्या है, ये लिखो आप। Formation of RBC is known as erythropoiesis। हम लोगों ने अब इसका नाम इरिथ्रोपोइसिस क्यों लिखा, ये सुनो। देखो, आपका आरबीसी का फुल फॉर्म क्लियर है, इरिथ्रोसाइट्स भी हम लोगों ने बोला था। क्लियर? तो इरिथ्रोसाइट हम लोगों ने बोला आरबीसी का नाम था ना, तो यहाँ पे इरिथ्रो वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? आरबीसी। और पोइसिस मतलब क्या होता है? पोइसिस जहां भी वर्ड आएगा, ल्यूकोपोइसिस, तो पोइसिस जहां पे भी वर्ड आए इसका मतलब फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन। ल्यूकोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर? अब आपको नहीं लग रहा होगा ल्यूकोसाइट कैसे पता चलेगा, अब डब्ल्यूबीसी पे आएंगे आप समझ लेना, उस टाइम पे ही अच्छे से समझाएंगे कि उसको और क्या नाम बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन पे सारे बात होगा, है ना। तो इरिथ्रो मतलब क्या हुआ? आरबीसी, एंड पोइसिस मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए, अब ये लिखिए कि पहली बारी आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ना। लिखिए, पहली बारी जब अर्ली स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब मदर के वोम में रहते हैं, तब कहाँ पे बनता है? तो बनता है यॉर्क सैक में। अर्ली आरबीसी फॉर्मेशन पहली बारी कहाँ पे बनता है? आरबीसी यॉर्क सैक में। अब कई बच्चे को ये लगेगा यॉर्क सैक क्या होता है? क्लियर? लग सकता है। यॉर्क सैक मतलब ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब हम लोग मदर के वोम में रहते हैं, तो ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लिख लो, यॉर्क सैक क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। क्लियर है ना। तो पहली बारी आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? यॉर्क सैक में। और बाद में लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन नहीं पता है अभी, बस नाम याद रखो, स्प्लीन, है ना। हर चीज के बारे में अगर डिटेल स्टडी अभी ही करने लग जाओगे तो फिर आपका बाकी का चीजें छूटने लग जाएगी, है ना। क्लियर? तो जितना बताया जा रहा है उतना ही सुनते चलो। लीवर और स्प्लीन कहाँ पे? तो लेट आरबीसी फॉर्मेशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन लिखना था, सॉरी, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, लेट एम्ब्रियोनिक कंडीशन। क्लियर? अब ये तो हो गया जब मदर के वोम में थे तब। अब जब हम लोग अभी है, जैसे एडल्ट हो जाने के बाद आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्लियर? ये भी तो क्वेश्चन है। पहले जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे तो कहाँ बन रहा था? यॉर्क सैक में, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन और ज़्यादा हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन से बाहर आने वाले स्टेज में रहे तो कहाँ पे बन रहा था? लीवर, स्प्लीन। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे एडल्ट में कहाँ पे बन रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया रेड बोन मैरो क्या फॉर्मेशन कर रहा था, फर्दर कहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट था रेड बोन मैरो में, वो फर्दर क्या फॉर्म कर रहा था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पे रेड बोन मैरो में कहाँ? एडल्ट में। क्लियर? सुनो, एक बार और सुन लो। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का मतलब
आरबीसी का बनना। क्लियर? इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? ये कहीं पे भी वर्ड आए समझ लेना। उसके बाद हम लोग बात किए कि आरबीसी का फॉर्मेशन जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तब कहाँ पे बन रहा था? यॉर्क साइड, है ना, यॉर्क साइड। उसके बाद जब लेट एम्ब्रियोनिक कंडीशन हुआ तब कहाँ बन रहा था? तो लीवर और स्प्लीन। और जब हम लोग एडल्ट बन गए तब कहाँ पे बन रहा है? रेड बोन मैरो। क्यों बन रहा है? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? स्टेम सेल्स प्रेजेंट था, डिवाइडिंग कैपेसिटी था, है ना, वो वाला पार्ट। तो आपने क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आपको पॉइंट वाइज लिखते चलना है। पहला पॉइंट में पूरा डायग्राम और कितना mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है वो लिखा हम लोगों ने। सेकेंड में फॉर्मेशन। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे। पहले आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। नोट डाउन हो गया, अब थर्ड पे आते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, अब आते हैं शेप पे कि शेप कैसा है आरबीसी का, है ना, आरबीसी का शेप कैसा है। आपने क्या करना है? रिकॉल करते चलना है। चलिए थर्ड पे आते हैं, शेप। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। क्या लिखना है? बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इस टाइप का, है ना, इस टाइप का। अगर कोई डिजीज हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे सिकल सेल अनीमिया होता है एक डिजीज, आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, तो उसमें क्या होता है? ये जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके का शेप ना बन के कुछ ऐसा बन जाता है, सिकल जैसा, है ना। तो ये डिजीज वाला पार्ट है, इसको बस ऐसे ही बता दिया मैंने जानकारी के लिए, है ना। शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। क्लियर? कौन सा शेप होता है? बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं? इन्यूक्लिएटेड। यानी इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आरबीसी do not have nucleus। मैमल्स के कैटेगरी में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स। तो आपने यहाँ क्या लिखना है? इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। क्लियर? क्लियर हुआ? क्या मैंने बताया? आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इन्यूक्लिएटेड होता है ना। और एक लाइन मैंने लिखाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करना है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आरबीसी डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, यानी कि इन्यूक्लिएटेड होता है। हम लोग में जो आरबीसी होता है वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। क्लियर? अब थर्ड इसमें आता है, आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गेनलीज बोल लो, ऑर्गेनल्स बोलो, कुछ भी बोल लो, है ना, वो नहीं पाया जाता है। नो सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनलीज, चलो ऑर्गेनलीज बोल देते हैं, है ना। नो सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना भी सेल ऑर्गेनलीज होता है, क्लियर, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? इसका एक रीजन है, चाहोगे तो लिख सकते हो, है ना। नो सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट टू गिव मैक्सिमम स्पेस टू हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे ब्लड जो रेड कलर का दिखता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पास पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर? इतना तो बेसिक पता होगा आपको, आप 11th में आए हो तो थोड़ा बहुत तो बेसिक पता होगा कि हाँ रेड कलर क्यों होता है ब्लड का, ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, ये सब पता है ना। चलो, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में मैंने क्या बताया? इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट? इसका एक रीजन है, लिख लो। व्हाई सेल ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट टू गिव मैक्सिमम स्पेस टू हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है।
विच गिव आवर ब्लड अ रेड कलर। क्लियर? लिख लो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्लियर हुआ? तो 3 पॉइंट्स को एक बार और मैं रीड कर देती हूँ, देन आपको इसको नोट डाउन करना है। शेप कैसा है? बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। उसके बाद इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज इन्यूक्लिएटेड। व्हाई? बिकॉज, इसका बिकॉज नहीं, इसका बस रीजन जानना है, रीजन नहीं पता करना है कि व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट। मैंने तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पिगमेंट। क्लियर? तो आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है एंड देन हम लोग 4th पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब हम लोग 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट क्या है? लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन कितना है? अब हर कोई का लाइफ स्पैन होता है ना, एक्सपायरी डेट आती है हर चीज की, तो इसका भी क्या है, एक एक्सपायरी डेट है, यानी कि इसका भी लाइफ स्पैन है। क्लियर? चलो लिखते हैं। अब आते हैं 4th, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन है इसका 120 डेज। कितना है? 120 डेज। अब ये जब डेड हो जाता है, यानी कि जो आरबीसी का मैच्योरिटी खत्म हो जाता है, यानी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ग्रेवयार्ड का मतलब पता होगा, ग्रेवयार्ड क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है। क्लियर? आपने जरूर बताइएगा ग्रेवयार्ड का मतलब होता क्या है। क्लियर? चलो, तो लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। और इसका ग्रेवयार्ड क्या है? यहाँ पे अगर मान लो सारा जो वॉर्न आउट हो जाए, आरबीसी वॉर्न आउट हो जाए, जो खराब हो जाए, तो क्या होगा? स्प्लीन में जाएगा। इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ, इट हैज मैक्रोफेजेस एंड फैगोसिटिक सेल्स, जो क्या करते हैं? ईट अप कर लेते हैं वॉर्न आउट सेल्स को। आप ये भी लिख सकते हो, विच ईट्स अप worn out RBC। पूरा जब लिखने के बाद मेरे को लगता है कि एक दो वर्ड इंग्लिश का डिसबैलेंस चल रहा है, फिर मुझे वापस से सही करना पड़ता है ना। आप लोग को ये पता चल चुका होगा अभी तक। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। और कहाँ पे जाता है आरबीसी आफ्टर इट्स लाइफ स्पेन इज ओवर? तो जाता है स्प्लीन में। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड फैगोसिटिक सेल्स, जो कि क्या करता है? वॉर्न आउट आरबीसी को पकड़ पकड़ के खा जाता है। क्लियर? तो ये वाली चीजें यहाँ पे बताई गई। क्लियर हो गया? चलो 4th पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, फिर एक आधा पॉइंट बचता है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करते हैं, देन इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, फंक्शन क्या है आरबीसी का? तो आरबीसी का फंक्शन है, क्योंकि देखो हेमोग्लोबिन पाया जाता है और किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तो आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फंक्शन ऑफ आरबीसी अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करता है। तो हम लोग एक लाइन में लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे पॉइंट में लिख रही हूँ उसी ऑर्डर में आपको लिखते चलना है। उसके बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल में, मतलब एक एकदम हेल्दी इंसान जो होगा उसमें कितना आरबीसी होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड? तो 12 से 16 ग्राम पर ml ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड में होना चाहिए, है ना। तो क्या मैं लिखा मैंने? हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ यही तो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। क्लियर? चलो, अब एक कंडीशन आप लोगों ने सुना होगा एनीमिया का, है ना, जिसका मतलब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है जिसके ब्लड में। क्लियर? तो उसका क्या होता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है।
अब आरबीसी का नंबर कम होगा तो एचबी का नंबर कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसका कारण से क्या होता है, स्लीपिंग आते रहता है, बहुत वीकनेस हो जाता है, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं लोग, हांफने लग जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, इसके बारे में भी लिख लेना है। अनीमिया, जब नंबर ऑफ आरबीसी बहुत कम हो जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और इसके कारण से बहुत सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि वीकनेस हो जाएगा, स्लिपिंग आना शुरू हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे लोग, है ना। बहुत तरह तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, फिर हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब एनसीईआरटी बुक निकालिए और आरबीसी वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं रीड करके। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर। अब पूरा नोट्स और मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया, तो अब एनसीईआरटी एक एक पॉइंट एकदम धीरे धीरे तो नहीं समझाऊंगी, है ना। एनसीईआरटी तो फास्ट में कवर करेंगे ना। चलो, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। क्लियर है ये वाला पार्ट। चलो अब आरबीसी पे आते हैं। एरिथ्रोसाइट और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड। जब आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मैं तीनों कंप्लीट करा दूंगी पढ़ा के, तो अब आपको ये पता चलेगा कि आरबीसी का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे लास्ट में डब्ल्यूबीसी। इस पॉइंट के लिए आप वेट करो, तीनों कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं इसको बताती हूँ। चलो, a healthy individual man has an average 5 million to 5.5 million of RBC per mm³ of blood. Clear? चलो, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। अब इसके लिए मैंने पूरा आपको बोन का डायग्राम बना के समझाया था कि कैसे रेड बोन मैरो से फॉर्म हो रहा है आरबीसी। क्लियर। चलो, उसके बाद है आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है इसके बारे में। चलो, दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन से मिलके बना है, तो हीम मतलब क्या होता है, आयरन। क्लियर। तो यही बताया गया है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। चलिए, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स। कलर कैसा है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड कलर क्यों आता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। बस यही तो बताया गया है। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood. ये वाला 9 एनसीईआरटी का पूरा लिखा गया है। चलिए, these molecules play a significant role in transport of respiratory gas. फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सही है, नोट्स में ही मैम सारा कंप्लीट करा दे रही है, एनसीईआरटी पढ़ने से अब लग रहा होगा आपको, है ना। चलिए, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days, ये भी क्लियर है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब क्यों स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, क्योंकि उसके पास फैगोसिटिक एंड मैक्रोफेजेस सेल्स है जो कि पकड़ पकड़ के खा जाते हैं जो भी वॉर्न आउट हो जाता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कल हम लोग डब्ल्यूबीसी कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तब तक आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ना है। क्लियर। चलिए।